Good morning, students. Welcome to the virtual class. We are going to discuss Hixian theory of business cycle. लास्ट लेक्चर में हमने बिजनेस साइकिल के डिफरेंट फेजेस को डिस्कस किया था. आज हम डिस्कस करेंगे प्रोफेसर जे.आर. हिक्स की थ्योरी बिजनेस साइकिल की. फेमस इकोनॉमिस्ट जे.आर. हिक्स ने अपने बुक कंट्रीब्यूशन टू द थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल्स में एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी दी है बिजनेस साइकिल की. और इस थ्योरी के मुताबिक मल्टीप्लायर और एक्सेलरेटर का जो इंटरेक्शन है वो इकोनॉमी में बिजनेस फ्लक्चुएशंस का, साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस का बेसिक रीज़न है. हिक्स की थ्योरी को पढ़ने से पहले उसकी कुछ एक एजम्पशंस हैं वो जानना ज़रूरी है कि इस थ्योरी में क्या क्या एजम्पशंस ली गई हैं. फर्स्ट एजम्पशन है कि जो इकोनॉमी है वो प्रोग्रेसिव इकोनॉमी है और उसमें ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट एक कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है. सेकंड एजम्पशन है कि एक बार इकोनॉमी जब इक्विलिब्रियम से हट जाती है तब वो इक्विलिब्रियम से दूर और दूर चली जाती है डिसइक्विलिब्रियम की तरफ. थर्ड एजम्पशन है कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के बाद आउटपुट को नहीं बढ़ाया जा सकता है. फोर्थ एजम्पशन है कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर कोई रेस्ट्रेंट नहीं है. फिफ्थ एजम्पशन है कि मल्टीप्लायर की वैल्यू और एक्सेलरेटर की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहती है. सिक्स्थ एजम्पशन है मल्टीप्लायर और एक्सेलरेटर का जो रिलेशन है वो लैग्ड मैनर में वर्क करता है. लैग्ड मैनर का क्या मतलब है कि सपोज टी टाइम पीरियड में इनकम बढ़ती है तो इन्वेस्टमेंट बढ़ती है तो इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से जो मल्टीप्लायर वर्क करेगा और इनकम में मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज होगा वो सेम टाइम पीरियड में नहीं होगा, वो नेक्स्ट टाइम पीरियड में होगा. सेवंथ असम्पशन है कि जो इकोनॉमी की प्रेजेंट प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसका फुल यूटिलाइजेशन हो रहा है. हिक्स की थ्योरी को अब हम डिटेल में समझेंगे कि इसमें किस तरीके से साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस को डिस्क्राइब किया गया है. सपोज द इकोनॉमी इज़ इन इक्विलिब्रियम, एक इक्विलिब्रियम की स्टेट में इकोनॉमी है और उसमें कुछ ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट की जाती है. ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट या स्वतंत्र निवेश जिसको हम कहते हैं. आपको मालूम ही होगा कि इन्वेस्टमेंट जो है वो दो प्रकार का होता है. एक होता है ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट और एक होता है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, स्वतंत्र निवेश और प्रेरित निवेश. जो ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट है वो लेवल ऑफ इनकम, लेवल ऑफ आउटपुट, लेवल ऑफ प्रॉफिट से स्वतंत्र होता है, इंडिपेंडेंट होता है. प्रॉफिट हो ना हो वो इन्वेस्टमेंट होगा. और इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है जो कि प्रॉफिट से इंड्यूस्ड होता है, इनकम से, आउटपुट से प्रेरित होता है. अगर इकोनॉमी में प्रॉफिट बढ़ रहा है, अगर इकोनॉमी में कंजप्शन बढ़ रहा है तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा. तो हिक्स ने ये एज्यूम किया है कि स्टार्टिंग में ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट किया जाता है. जो ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट है वो मल्टीप्लायर का बेसिस है और जो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट है वो एक्सेलरेटर का बेसिस होता है. जब ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जाता है तो उससे इनकम में मल्टीपल इंक्रीज होता है. क्यों होता है? क्योंकि मल्टीप्लायर वर्क करता है. मल्टीप्लायर की कॉन्सेप्ट आपने काफ़ी डिटेल में पढ़ी हुई है कि मल्टीप्लायर जो है वो इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से इनकम में जितने गुणा वृद्धि होती है उसको हम मल्टीप्लायर कहते हैं. तो ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट जब होता है इकोनॉमी में तो मल्टीप्लायर वर्क करता है और मल्टीप्लायर के काम करने की वजह से इनकम में मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज हो जाता है. इनकम में इंक्रीज होने से कंजम्पशन बढ़ता है. ठीक है, कंजम्पशन जब बढ़ता है
कंजम्पशन बढ़ने का मतलब है कि गुड्स की डिमांड बढ़ेगी, तो प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट को कितना बढ़ाना पड़ेगा, इट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेटर, ठीक है। एक्सेलरेटर क्या है कि प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट को कितना बढ़ाना पड़ेगा, जस्ट लाइक कैपिटल आउटपुट रेशो, एक्सेलरेटर इज जस्ट कैपिटल आउटपुट रेशो। तो इस तरीके से इनकम में मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज होगा, क्योंकि मल्टीप्लायर भी वर्क कर रहा है और एक्सेलरेटर भी वर्क कर रहा है। इकोनॉमी में इनकम काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है और फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल अचीव हो जाता है। इकोनॉमी जो है वो बूम की स्टेज में पहुंच जाती है, ठीक है, क्योंकि इनकम में बहुत रैपिड इंक्रीज हो रहा है, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इनकम इज़ वेरी फास्ट। उसके बाद कुछ समय तक इकोनॉमी बूम की स्थिति में रहती है और उसके बाद उसमें डाउनटर्न कैसे स्टार्ट होता है, रिसेशन की स्टेज कैसे स्टार्ट होती है, जब इनकम की जो ग्रोथ रेट काफ़ी फास्ट है इकोनॉमी में, लेकिन हम जानते हैं कि कंजम्पशन उस रेट से नहीं बढ़ेगा जिस रेट से इनकम बढ़ रही है, ठीक है। तो क्या होगा कि इकोनॉमी में एक्सेसिव प्रोडक्शन कैपेसिटी बन जाएगी, एक्सेस प्रोडक्शन कैपेसिटी बन जाएगी, और एक्सेस प्रोडक्शन कैपेसिटी की वजह से क्या होगा कि इन्वेस्टमेंट को कम करना पड़ेगा। इकोनॉमी में इनकम लेवल घटेगा, कंजम्पशन लेवल घटेगा और इन्वेस्टमेंट के घटने से मल्टीप्लायर का रिवर्स एक्शन स्टार्ट हो जाएगा। मल्टीप्लायर विपरीत दिशा में काम करने लगेगा जब निवेश के कम होने से इनकम में मल्टीपल टाइम्स कमी हो जाएगी। एक्सेलरेटर इस स्टेज में वर्क नहीं करेगा, ठीक है। एक्सेलरेटर क्या होता है कि जब प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना पड़ता है। इन्वेस्टमेंट को कितना बढ़ाना पड़ेगा, एक्सेलरेटर टाइम्स बढ़ाना पड़ेगा। एक्सेलरेटर की वैल्यू ये हमें बतलाती है, लेकिन यहाँ पर तो इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं है, इन्वेस्टमेंट तो उल्टा कम हो रहा है। तो यहाँ पर इस फेज़ में, रिसेशन के फेज़ में जो एक्सेलरेटर है वो काम नहीं करता है। तो इकोनॉमी जो कि बूम की स्टेज में थी उसमें डाउनटर्न आ जाता है और वो रिसेशन में से होते हुए डिप्रेशन की स्टेज में चली जाती है। डिप्रेशन की जो स्टेज है उसमें इकोनॉमी पहुंच गई है, लेवल ऑफ इनकम लो हो गया है, लेवल ऑफ प्रोडक्शन लो हो गया है। अब ये जो डिप्रेशन का फेज़ है ये भी कोई हमेशा रहने वाला नहीं है। डिप्रेशन में से इकोनॉमी ऑटोमेटिकली बाहर कैसे निकलती है और उसमें रिकवरी कैसे स्टार्ट होती है, इसको हमने समझना है। डिप्रेशन के टाइम में जब इनकम घट रही है, कम हो रही है, तो कंजम्पशन उतना कम नहीं होता है जितने की इनकम कम हो रही है। जो एमपीसी है वो उस अनुपात में नहीं घटती है। और दूसरी चीज़ साथ ही साथ क्या होती है कि रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट होने लगती है। रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट क्यों होने लगती है, क्योंकि जो इससे पहली स्टेज थी रिसेशन और उसके बाद डिप्रेशन, उस स्टेज में कोई नया इन्वेस्टमेंट होता नहीं है। मशीनें काम कर रही हैं लेकिन मशीनें वियर आउट भी हो रही हैं, डेप्रिशिएट हो रही हैं, ठीक है। उनको रिप्लेस करने की ज़रूरत थी लेकिन नहीं किया गया। और एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब फर्दर उन मशीनों के ऊपर काम नहीं हो सकता है और उन मशीनों को रिप्लेस करना नेसेसरी हो जाता है। तो क्या होता है फिर, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा जब आप मशीनों को रिप्लेस करेंगे, रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट होगी इकोनॉमी में और इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से इनकम में मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लायर फिर से काम करना शुरू हो जाएगा। मल्टीप्लायर काम करेगा, एक्सेलरेटर काम करेगा, दोनों का जो कंबाइंड एक्शन है उससे इकोनॉमी फिर से ग्रो करना शुरू हो जाएगी और वो डिप्रेशन में से निकल करके रिकवरी के रास्ते पर आ जाएगी और एक नया इक्विलिब्रियम, एक नई इक्विलिब्रियम की पोजीशन में इकोनॉमी पहुंच जाएगी और वहाँ से एक नया
एक नया साइकिल, बूम की स्टेज, एक नई अवस्था स्टार्ट हो जाए। तो इस तरीके से हिक्स ने ट्रेड साइकिल को एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से इकोनॉमी एक इनिशियल इक्विलिब्रियम पोजीशन से स्टार्ट होती है, फिर वो बूम की स्थिति में कैसे पहुंचती है, बूम के बाद उसका डाउन टर्न कैसे स्टार्ट होता है, डाउन टर्न में रिसेशन में से होते हुए वो डिप्रेशन की अवस्था में कैसे पहुंच जाती है, और डिप्रेशन की अवस्था में पहुंच करके फिर वो कैसे उसमें से बाहर निकलना शुरू करती है और रिकवरी की तरफ बढ़ती है, और रिकवरी के बाद वो एक नए बिजनेस साइकिल में एंटर कर जाती है। अब हिक्सियन थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल को हमने डायग्रामेटिकली समझना है, डायग्रामेटिकली उसको एक्सप्लेन करना है, रिप्रेजेंट करना है। ये जो डायग्राम है इसमें हमने एक्स एक्सिस पर टाइम लिया है और वाई एक्सिस पर इनकम और इन्वेस्टमेंट लिया है। इसमें आप देख रहे हैं कि 4 इसमें कर्व्स हैं, ए, फिर एफ, फिर ई और सी लाइंस हैं। ये क्या है, क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं, लेट अस सी। सबसे पहले वाली जो लाइन है वो ए लाइन है। ए लाइन ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट की लाइन है, यानी कि स्वतंत्र निवेश की रेखा है। उसके ऊपर एफ लाइन है। एफ का मतलब है फ्लोर के लिए हिक्स ने ये एफ लाइन ली है। फ्लोर का मतलब क्या है कि जब इकोनॉमी नीचे की तरफ जाती है, डिप्रेशन की तरफ रिसेशन से डिप्रेशन में जाती है, और डिप्रेशन में जाते जाते वो कहाँ तक नीचे जा सकती है, उसकी जो लोअर लिमिट है वो क्या है, तो लोअर लिमिट जो है वो फ्लोर है। उसके बाद ई लाइन है। ई लाइन इक्विलिब्रियम की लाइन है, ये इक्विलिब्रियम का पाथ है, संतुलन का मार्ग है, ठीक है। और उससे ऊपर वाली जो लाइन है वो सी लाइन है। सी लाइन क्या है, सीलिंग लाइन है। सीलिंग का मतलब क्या है कि जब इकोनॉमी ऊपर की तरफ मूव करती है, ठीक है, अपवर्ड मूवमेंट में है इकोनॉमी और वो बूम की स्थिति में जा रही है, तो बूम की स्थिति में वो कहाँ तक ऊपर जा सकती है, उसकी जो अपर लिमिट है वो क्या है, तो वो सीलिंग से जो है वो शो हो रही है। सी लाइन अपर लिमिट को रिप्रेजेंट कर रही है। और अपर लिमिट क्या होती है किसी इकोनॉमी की, उसका जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल जब अचीव हो गया है तो वो स्थिति उसका जो मैक्सिमम लेवल ऑफ इनकम एंड प्रोडक्शन है उसको रिप्रेजेंट कर रही है। तो दिस इज सी लाइन। इस डायग्राम में एम पी क्यू टी आर एन कर्व है। एम पी क्यू टी आर एन कर्व, ये कर्व बिजनेस साइकिल की चारों स्टेजेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेट अस सी कि किस तरीके से इसमें लिया गया है। स्टार्टिंग में इकोनॉमी इक्विलिब्रियम की स्टेट में है और वो एम पॉइंट पर है। एम पॉइंट इक्विलिब्रियम लाइन पर है, ई लाइन पर है। तो इनिशियली द इकोनॉमी इज एट पॉइंट एम। एम पॉइंट से इकोनॉमी कैसे मूव करती है, कुछ ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट, स्वतंत्र निवेश किया जाता है, और उस स्वतंत्र निवेश की वजह से इनकम में मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज होने लगता है। इनकम में इंक्रीज होने से कंजम्पशन में इंक्रीज होता है, कंजम्पशन में इंक्रीज होने से इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना पड़ता है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से फिर से इनकम बढ़ती है, यानी कि मल्टीप्लायर भी काम कर रहा है और एक्सेलरेटर भी काम करने लगता है। दोनों काम कर रहे हैं। मल्टीप्लायर और एक्सेलरेटर के इंटरैक्शन की वजह से इनकम की जो ग्रोथ रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है और इकोनॉमी एम से पी पॉइंट की तरफ मूव करने लगती है। इस समय इकोनॉमी की जो ग्रोथ रेट है वो काफ़ी फास्ट है। पी पॉइंट पर पहुंचकर इकोनॉमी, पी पॉइंट का मतलब है सीलिंग पर आ गई है, अपर लिमिट पर आ गई है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर आ गई है, और पी से क्यू तक वो इट इज क्रीपिंग अलोंग द सी लाइन, ठीक है। ये अब जो सीलिंग है उसी पर मूव कर रही है पी से क्यू तक,
और ये स्टेज जो है, ये जो फेज़ है, ये बूम का फेज़ है। मतलब एम से लेकर के क्यू का जो फेज़ है वो बूम की स्थिति को शो कर रहा है कि इकोनॉमी किस तरीके से एक इक्विलिब्रियम पॉइंट से बूम की तरफ जाती है और बूम की स्थिति में वो किस प्रकार से सीलिंग पर मूव कर रही है। क्यू अपर टर्निंग पॉइंट है, वहाँ से इकोनॉमी टर्न करती है, डाउन टर्न लेती है, नीचे की तरफ उसका मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। क्यों स्टार्ट हो जाता है? देखो, लेवल ऑफ इनकम की जो ग्रोथ रेट थी पहले तो वो काफ़ी फास्ट थी, एम से लेकर पी तक काफ़ी फास्ट थी, पी से क्यू तक वो उतनी फास्ट नहीं है। ठीक है, अब क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल अचीव हो गया है, अब उसकी इनकम की ग्रोथ रेट जो है वो उतनी फास्ट नहीं है। तो यहाँ पर क्या होता है कि दूसरी चीज़ और भी है कि इनकम के बढ़ने से कंजम्पशन उतना नहीं बढ़ता है। जिस रेशो में इनकम बढ़ रही है, कंजम्पशन उस रेशो में नहीं बढ़ता है। तो उसका रिजल्ट क्या होता है कि प्रोडक्शन कैपेसिटी इकोनॉमी में एक्सेस हो जाती है। एक्सेस प्रोडक्शन कैपेसिटी जब हो गई है तो फर्दर इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, इन्वेस्टमेंट को रादर कम करना पड़ता है। इन्वेस्टमेंट को मतलब क्योंकि अनसोल्ड प्रोडक्शन जो है वो पाइल अप हो जाता है, तो इन्वेस्टमेंट जो है वो कम करना पड़ता है। इन्वेस्टमेंट को कम करने से क्या होता है? मल्टीप्लायर का रिवर्स सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा, और इकोनॉमी मल्टीप्लायर का रिवर्स सेक्शन स्टार्ट होने का मतलब है कि जितना इन्वेस्टमेंट कम हुआ है इनकम में, उससे कई गुना ज़्यादा कमी हो जाएगी। इनकम कम होना शुरू हो जाती है और इकोनॉमी क्यू पॉइंट से नीचे की तरफ मूव करना शुरू हो जाती है। क्यू से वो मूव करते करते फ्लोर पर आ जाती है, टी पॉइंट पर आ जाती है। टी पॉइंट जो है वो लोअर लिमिट के ऊपर है, यानी कि एफ लाइन पर है। क्यू से टी तक का जो फेज़ है वो इकोनॉमी का डाउन टर्न है, वो रिसेशन का फेज़ है, और रिसेशन में से होते होते इकोनॉमी डिप्रेशन में पहुंच गई है। यहाँ पर मल्टीप्लायर तो रिवर्स सेक्शन में काम कर रहा है, ठीक है, रिवर्स मोड में काम कर रहा है, और एक्सेलरेटर जो है वो काम ही नहीं कर रहा है, क्योंकि रिसेशन के फेज़ में और डिप्रेशन की फेज़ में एक्सेलरेटर काम नहीं करता है। क्योंकि एक्सेलरेटर तो तब काम करता है जब इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना होता है, प्रोडक्शन बढ़ता है तो इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना पड़ता है। इन्वेस्टमेंट को कितना बढ़ाना पड़ेगा ये एक्सेलरेटर की वैल्यू से पता चलता है, लेकिन यहाँ पर तो इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं है, रादर इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है, तो यहाँ पर एक्सेलरेटर इज़ नॉट वर्किंग। तो इकोनॉमी जो है वो नीचे की तरफ मूव करते करते डिप्रेशन की स्टेट में आ जाती है। अब डिप्रेशन की स्टेट में इकोनॉमी फ्लोर पर मूव कर रही है, टी से आर की स्थिति में मूव कर रही है। टी से आर में स्लाइटली अपवर्ड मूवमेंट है, क्योंकि इनकम कम हो रही है तो कंजम्पशन उतना कम नहीं होता है जितने की इनकम कम होती है। एमपीसी जो है वो उतनी कम नहीं होती है। तो इस स्टेज से जो डिप्रेशन की स्टेट है ये भी कंटिन्यू रहने वाली नहीं है, ये हमेशा के लिए कायम रहने वाली नहीं है। और इकोनॉमी में कुछ इनबिल्ट चीज़ें ऐसी होती हैं, इनबिल्ट फैक्टर्स ऐसे होते हैं कि इकोनॉमी अपने आप जो है वो इसमें से, डिप्रेशन में से बाहर निकलना शुरू कर देती है। अब डिप्रेशन में से इकोनॉमी कैसे बाहर निकलना शुरू कर देती है? एक तो आपने देखा कि जो डिप्रेशन के टाइम में नया इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा था, अब ऐसा समय आ जाता है कि वो नया इन्वेस्टमेंट करना नेसेसरी हो जाता है, क्योंकि मशीनें जो हैं वो वियर आउट हो गई हैं, ऑब्सोलीट हो गई हैं, डेप्रिशिएट हो गई हैं, और अब उनसे जो है वो कंटिन्यू नहीं किया जा सकता है, उनको रिप्लेस करना ही पड़ता है। तो रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, और जब रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट होती है तो उसकी वजह से इनकम मल्टीपल टाइम्स बढ़ने लगती है, क्योंकि मल्टीप्लायर जो है वो एक्शन में आ जाता है, मल्टीप्लायर का पॉजिटिव एक्शन स्टार्ट हो जाता है। और जब मल्टीप्लायर काम करता है तो एक्सेलरेटर भी काम करता है, और दोनों के जो है कंबाइंड एक्शन की वजह से
दोनों के इंटरेक्शन की वजह से इनकम का जो मूवमेंट है वो तेज़ी से होने लगता है, इनकम की ग्रोथ रेट काफ़ी फास्ट होने लगती है और इकोनॉमी जो है वो आर पॉइंट से जो इकोनॉमी है वो ऊपर की तरफ मूव करना शुरू हो जाती है, रिकवर करना शुरू हो जाती है और वो रिकवर करते करते फिर एक नए बिजनेस साइकिल में एंटर कर जाती है, बूम की स्थिति में पहुंच जाती है, वहाँ से एक नया बिजनेस साइकिल स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरीके से इकोनॉमी में ये जो बिजनेस साइकिल है उसकी चारों अवस्थाओं को इसमें डायग्राम में इसमें रिप्रेजेंट किया गया है और ये जो डायग्राम की एक्सप्लेनेशन है ये अभी अभी मैंने आपको सारी एक्सप्लेन की है कि किस तरीके से इकोनॉमी सबसे पहली अवस्था में कैसे होती है, इक्विलिब्रियम इनिशियल इक्विलिब्रियम स्टेज से शुरू होती है और वहाँ से वो प्रोस्पेरिटी यानी बूम या जिसको एक्सपेंशन भी कहते हैं, बूम भी कहते हैं, उसमें वो कैसे पहुंचती है कि इनिशियली ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट होता है, मल्टीप्लायर वर्क करता है, एक्सेलरेटर वर्क करता है, इनकम की जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो काफ़ी फास्ट होती है और इकोनॉमी जो है वो बूम की स्टेज में पहुंच जाती है। उसके बाद हमने देखा कि बूम की स्टेज में पहुंच करके सीलिंग पर पहुंच करके फिर उसका डाउन टर्न क्यों स्टार्ट होता है, वो रिसेशन और फिर डिप्रेशन में कैसे चली जाती है, कि किस तरीके से एक्सेसिव प्रोडक्शन कैपेसिटी हो जाती है और इन्वेस्टमेंट कम होने लगती है, मल्टीप्लायर का रिवर्स सेक्शन स्टार्ट हो जाता है और इनकम में मल्टीपल टाइम्स कमी होने लगती है, एक्सेलेरेटर वर्क नहीं करता है इस स्थिति में और इकोनॉमी रिसेशन में से होती हुई डिप्रेशन में चली जाती है। फिर हमने देखा कि डिप्रेशन में से इकोनॉमी रिकवरी में कैसे जाती है, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि डिप्रेशन जो है वो भी हमेशा नहीं रहता है और इकोनॉमी जो है वो मूव करती है, रिकवरी की तरफ जाती है जब कुछ उसका जो अपटर्न है वो स्टार्ट हो जाता है, जब कुछ रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में की जाती है और मल्टीप्लायर वर्क करने लगता है, एक्सेलरेटर वर्क करने लगता है और इकोनॉमी फिर से रिकवरी में पहुंच करके और फिर वो एक नए बिजनेस साइकिल की तरफ जाने लगती है, एक नया बिजनेस साइकिल स्टार्ट हो जाता है। तो ये आपने देखा कि हिक्स ने बिजनेस साइकिल्स को किस तरीके से एक्सप्लेन किया है और उसका मेन पॉइंट क्या है, बेसिस क्या है हिक्सियन थ्योरी का। तो हिक्सियन थ्योरी का जो बेसिस है वो मल्टीप्लायर और एक्सेलरेटर का इंटरेक्शन है, वही इंटरेक्शन आधार है ट्रेड साइकिल्स का। उसी की वजह से इकोनॉमी बूम, फिर रिसेशन, फिर डिप्रेशन में से होते हुए रिकवरी और फिर एक नए बिजनेस साइकिल में एंटर करती है। हिक्स की थ्योरी को काफ़ी अप्रिशिएट किया गया है, इट इज़ ए गुड थ्योरी, लेकिन कुछ एक इस थ्योरी की लिमिटेशंस भी हैं, कुछ एक क्रिटिसिजम्स भी हैं इसकी एजम्पशंस की वजह से। तो क्या क्या क्रिटिसिजम्स हैं, लेट अस सी। पहले क्रिटिसिज्म है कि ये एक्सेलरेटर की कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। हिक्स की जो थ्योरी है वो एक्सेलरेटर की कंसेप्ट के ऊपर आधारित है और कैल्डर ने कहा है कि यही इसकी वीकनेस है, क्योंकि एक्सेलरेटर की वैल्यू को हिक्स ने कांस्टेंट माना है, लेकिन एक्सेलरेटर की वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहती है। इसको कांस्टेंट मानना अनरियलिस्टिक है, एक्चुअल लाइफ में ये कांस्टेंट नहीं रहती है, तो इसलिए इसको क्रिटिसाइज किया गया है। दूसरी क्रिटिसिज्म जो हिक्स की जाती है, हिक्सियन थ्योरी की, वो मल्टीप्लायर की वैल्यू को लेकर की जाती है। हिक्स ने ये एज्यूम किया है कि मल्टीप्लायर इज कांस्टेंट, बट मल्टीप्लायर इज नॉट ऑलवेज कांस्टेंट, क्योंकि मल्टीप्लायर किसके ऊपर डिपेंड करता है, एमपीसी के ऊपर डिपेंड करता है। मल्टीप्लायर क्या होता है, 1/1 माइनस एमपीसी होता है। तो अगर एमपीसी में चेंज होगा तो मल्टीप्लायर की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी और एमपीसी जो है वो कांस्टेंट नहीं रहती है। तो अगर एमपीसी कांस्टेंट नहीं है तो मल्टीप्लायर की वैल्यू भी कांस्टेंट नहीं रहेगी, लेकिन हिक्स ने उसको कांस्टेंट माना है, इसलिए उसको क्रिटिसाइज किया गया है। तीसरी क्रिटिसिज्म हिक्स की क्या है कि डर्नबर्ग ने ये क्रिटिसिज्म हिक्स की है कि हिक्स ने सीलिंग जो लिया है, सीलिंग को कांस्टेंट माना है कि ये अपर लिमिट है इकोनॉमी की, ये उसकी सीलिंग है, आउटपुट की मैक्सिमम कैपेसिटी है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि सीलिंग भी
कोई कांस्टेंट नहीं रहती है, फिक्स नहीं रहती है, और उसको फिक्स्ड मानना इट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट। फोर्थ क्रिटिसिज्म क्या है कि क्रिटिक्स ने ये कहा है कि हिक्स ने जो ये माना है, ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट का रोल जो है वो पैसिव है, और इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट का जो रोल है वो एक्टिव है। ये हमेशा सही नहीं होता है, इट इज़ नॉट नेसेसरी ऑलवेज, क्योंकि कुछ कंडीशंस में क्या होता है कि ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट का जो रोल है वो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, ज़्यादा एक्टिव होता है। पांचवी क्रिटिसिज्म क्या है कि हिक्स ने मॉनेटरी फैक्टर्स को इग्नोर किया है, और ये थ्योरी एक वन साइडेड थ्योरी है। इस मॉनेटरी फैक्टर्स को जो इम्पोर्टेंस बिजनेस साइकिल को एक्सप्लेन करने में दी जानी चाहिए थी, वो इस थ्योरी में नहीं दी गई है। तो these are some of the criticisms of Hicksian theory of business cycles. But despite these criticisms, we would say that Hicksian theory is a very important theory, and it is a very good explanation of business cycles or trade cycles. Thank you.